कल हम लोग पढ़े थे बॉयल्स लॉ, खत्म हो गया था ना वो। हीटिंग डालेंगे चार्ल्स लॉ। इस चैप्टर को मेंस के सिलेबस से हटा दिया है, तो इसको आइडियल गैस इक्वेशन तक समझा देते हैं, चूंकि इसका बार बार जरूरत होते रहता है। लिखेंगे रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर at constant mass and constant pressure। ये दूसरा लॉ है ना, पहला था बॉयल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ। स्टेटमेंट लिखेंगे इसका, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज directly proportional to absolute temperature at constant pressure। इसके हिसाब से बताइए क्या इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल रूप क्या बनेगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जहां पर भी वॉल्यूम है और टी टेम्परेचर है। टेम्परेचर किस यूनिट में, केल्विन में। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट। तो बताइए V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी नहीं हो जाएगा, जहां पर के क्या है, के कांस्टेंट है। अब बताइए तो V बाई टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के। वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ volume of a given mass of gas is directly proportional to absolute temperature at constant pressure। ठीक है, तो V बाई टी इक्वल टू के कह सकते हैं, और चूंकि V बाई टी कॉन्स्टेंट हो गया है तो V बाई टी बराबर कॉन्स्टेंट हम लिख सकते हैं। और V बाई टी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब है कि V1 बाई टी वन बराबर V2 बाई टी टू बराबर V3 बाई टी थ्री। V1 बाई टी वन इज इक्वल टू V2 बाई टी टू इज इक्वल टू V3 बाई टी थ्री एंड सो ऑन। यानी यहां से हम V1 बाई टी वन इज इक्वल टू V2 बाई टी टू ले सकते हैं, लेकिन इस रिलेशन का यूज हम अपने एक लिमिट में करेंगे। कब करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मास। समझे, लिखेंगे इसको, ऊपर नहीं लिखे थे। चेंज करें, लिखिए अगेन, अगेन। अब ये बताइए कि पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। यहां पर V बाई टी कांस्टेंट हुआ है, V बाई टी कांस्टेंट हुआ है, तो V यहां है और T इधर है, तो V बाई टी इधर आएगा। तो ये क्या बचेगा, एन आर बाय
पी। अच्छा वी बाई टी क्या है, के बराबर, यानी इस बार के किसके बराबर है, एन आर बाय पी के बराबर है। इसका मतलब यहां पर ये जो कांस्टेंट है ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, और ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा। लिख लीजिए, इसको भी लिखते जाइए साथ साथ। हो गया। लिखेंगे ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ। सबसे पहला V वर्सेस T का ग्राफ, द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। क्या इक्वेशन बना था आपका याद है, V इज इक्वल टू क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V इज इक्वल टू क्या आया था, KT। बताइए Y इज इक्वल टू mx को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पास थ्रू ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप। तो यहां पर जो आप ग्राफ खींचेंगे कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। बताइए यही ना, ये एंगल थीटा होगा, यहीं से आप स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप टेन थीटा होगा, और ये टेन थीटा किसके बराबर है, एम के ना बराबर के, और ये के किसके बराबर है, एन आर बाई पी शायद था, एन आर बाई पी है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ये जो के होगा यह एन आर बाय पी के बराबर होगा। ये ग्राफ किसके किसके बीच खींचा गया है, यहां पर टेम्परेचर लिया गया और यहां पर वॉल्यूम लिया गया। एक और विशेष बात है इसमें जिसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये जो इस ग्राफ में ना थोड़ी सी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है आप उसको सुनिए। यहां पर टेम्परेचर किस यूनिट में रहेगा, केल्विन में। किसी भी चीज का टेम्परेचर 0 केल्विन करना पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ये इतना कोल्ड होता है कि ये प्रैक्टिकली हम कर नहीं सकते। तो इस ग्राफ को जो हम एकदम ओरिजिन में सटा दिए, ये सटाना गलत है। ऐसा नहीं है कि पास तो करेगा ये ओरिजिन से, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इस ग्राफ को इस तरह से दिखाया जाता है। अब आपको समझ में आया कि डॉटेड लाइन क्यों मार दिया गया। डॉटेड लाइन मारने का मतलब है कि हम एक्स्ट्रा पॉलिटिंग कर दिए, वो सटेगा नहीं, लेकिन यदि सटता तो कहां से पास करता, ओरिजिन से, क्योंकि केल्विन टेम्परेचर यदि 0 होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा गैस का, कौन चीज, पीवी बराबर है ना आरटी से। हाँ भाई, तो एंगल तो बनेगा ही ना, यही वही तो हम भी कह रहे हैं कि आप जब एक्स्ट्रा पॉलिटिंग कीजिएगा, जो आपको लाइन, जो मेन ग्राफ आपको मिला यहां तक आप मान लीजिए खींच लिए, इसके बाद क्या कीजिए, स्केल डालिए, स्केल डाल के पास करवाइए, तो आप देखेंगे कि वो ओरिजिन से पास करेगा, और वहां पर जो एंगल बन रहा है वो इमेजिनरी एंगल है, वो स्लोप के बराबर होगा, मतलब टेन थीटा होगा, वहां से आप निकाल लीजिए। समझ में आई बात। इसके यहां से यदि आप इस ग्राफ को यहां सटा देते हैं, इसका मतलब है कि आपने केल्विन टेम्परेचर को क्या कर दिया, 0, जो कभी भी प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एक्स्ट्रापोलेटिंग हुआ है। समझ में आई बात। उतारेंगे, जब भी आप टेम्परेचर केल्विन वाला ग्राफ खींचेगा तो कभी भी ओरिजिन में सटाइएगा मत उसको, क्योंकि ओरिजिन में सटने का मतलब है 0 केल्विन टेम्परेचर हो जाना, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। उतारेंगे, तो ये ग्राफ था वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का।
क्या मिटाएं इसको? और जो दूसरा ग्राफ है वो है V बाई टी वर्सेस टेम्परेचर का। आप ये बताइए V बाई टी कॉन्स्टेंट है क्या? V बाई टी इज कॉन्स्टेंट एट ऑल टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, दोनों का रेशियो समान रहेगा, तो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि V बाई टी इज कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर। देखेंगे हम एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई एक्सिस लेते हैं। यहां हम दिखाते हैं किसको? V बाई टी को। और यहां किसको दिखाते हैं? टी को। V बाई टी जब कांस्टेंट है तो ऐसी स्थिति में इसका तो ग्राफ ऐसा ही ना आएगा। क्या V बाई टी कॉन्स्टेंट है? अब बताइए कॉन्स्टेंट ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, एक्चुअल में यही वैल्यू ना आपका क्या कहलाएगा? के। अच्छा, ये लाइन यहां से पास किया, हो सकता कि यहां से ही पास करता तो के का मान कम होता, यहां से पास करता तो के का मान और कम होता, यदि ऊपर कर देते तो के का मान और ज्यादा हो जाता। तो ये के का मान किस किस चीज पर निर्भर कर रहा है? ये एन आर बाय पी पर निर्भर कर रहा है। क्या समझ में आया ये चीज? अब जरा ध्यान से बताइएगा, थोड़ा सोच के, कि यदि हम एक गैस के लिए ये ग्राफ खींचे, मान लीजिए उसी गैस के लिए हम ये वाला लाइन पास करवा दिए और इस बार के का ये वैल्यू हमको मिला, ठीक है? तो आप बताइए कि के कम कौन है? इसको हम K1 कहते हैं, इसको K2 कहते हैं। कम कौन है? किस के का मान कम है? K1 का मान कम है। तो यदि हम इसके प्रेशर को P2 कहें और इसके प्रेशर को P1 कहें तो बताइए तो कौन प्रेशर ज्यादा होगा, P1 या P2? बोलिए, सोच के बताइए, P1 ज्यादा या P2 ज्यादा? इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ना, V बाई टी वर्सेस टी का ग्राफ है एट डिफरेंट प्रेशर। आई बात समझ में? जैसे याद कीजिए कल एट डिफरेंट टेम्परेचर की हम बात करते थे, आज हम बात क्या कर रहे हैं? एट डिफरेंट प्रेशर। तो बताइए यहां पर क्या होगा, P1 ज्यादा या P2 ज्यादा? जो भी बोलिएगा सोच समझ के, और जो कैसे इस बात को मेन तो ये समझना है, ये सही बोला है। P1 ज्यादा है, P1 ज्यादा, सुनिए, P यदि ज्यादा है तो के का मान कम होगा। P नीचे है, P ज्यादा तो के कम। ये लाइन जितना नीचे जलता जाएगा प्रेशर उतना ज्यादा हाई होता जाएगा, क्योंकि ये लाइन यदि नीचे जा रहा है तो के का मान घट रहा है, के का मान घटेगा तभी जब प्रेशर का मान बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो बातें बहुत सारी हैं, इसको हम देखेंगे आगे। फिलहाल के लिए आप बस इतना सा ग्राफ उतारिए। एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, पूछेगा प्रेशर का रिलेशन चार्ल्स लॉ पे, बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा। क्या हुआ? नहीं समझे, फिर से बताइए। अच्छा, इसमें ये टेम्परेचर को थोड़े हम जीरो कर रहे हैं, हम V बाई टी को, V बाई टी का एक वैल्यू लिए। V बाई टी तो कांस्टेंट, हाँ, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्राफ बढ़ नहीं रहा है, उसका वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसलिए सटा दी। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या ये वैल्यू V बाई टी या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? ना ऊपर जा रहा है ना नीचे। हाँ, टेम्परेचर कहाँ कांस्टेंट है? टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, V बाई टी कांस्टेंट है। सुनिए, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है लेकिन V बाई टी कांस्टेंट। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल है, आप टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और दोनों का रेशियो सेम रह जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, रेशियो तो हमेशा सेम रहेगा, तो V बाई टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर, यदि आप अकेला टेम्परेचर की बात किए तो वहां वो क्या वेरी नहीं किया। समझ में आई बात? ये ठीक है, ये सही है, इसमें आपको डॉटेड लाइन डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप यहां पर डॉटेड क्यों डालेंगे? V बाई टी जब हर जगह कांस्टेंट है तो आप ले लीजिए, जो है उसको रखिए।
तीसरा लिखेंगे, तीसरा ग्राफ है log v वर्सेस log t का। क्या इक्वेशन बना था बताओ तो? v इज इक्वल टू के टी, यही था ना? दोनों तरफ log ले लीजिए, तो log v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log के टी। यहां पर क्या लिख सकते हैं? log v इज इक्वल टू log k प्लस log t। log k को उधर कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं log v इज इक्वल टू log t प्लस log k। यहां पर log t को हम चाहें तो लिख सकते हैं log v इज इक्वल टू 1 इंटू log t प्लस log k। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? v वेरिएबल है, t वेरिएबल है, इसमें दोनों चीज वेरिएबल है ना। k कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है। इसको किस पर हम ले जा सकते हैं, किसके साथ इक्वेट कर सकते हैं? y इज इक्वल टू m x प्लस c। कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगा, कुछ y इंटरसेप्ट होगा विद पॉजिटिव स्लोप। बताइए इसको। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। कहां से ग्राफ पास करवा दें? कुछ y इंटरसेप्ट लेगा ये, मान लो यहां से पास किया पॉजिटिव स्लोप के साथ। आने तुरंत। अब बताइए यहां से ये इमेजिनरी लाइन डाल दो, ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। यहां पर x एक्सिस पर किसको डालेंगे? log t को। समझ में आया कैसे log t को डाले? x से किसको इक्वेट किए? log t को। y से किसको इक्वेट किए? log v को। तो ये हो गया log v। ये जो एंगल है ये tan थीटा, यही है आपका स्लोप, और ये है m, और इसका वैल्यू आया है 1। बताइए थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। क्या ठीक है? इसके बाद हेडिंग डालिए, ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ एट डिफरेंट प्रेशर। आ रहे हैं तुरंत। ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ एट डिफरेंट प्रेशर। अब जो सबसे पहला ग्राफ खींचे थे किसके किसके बीच था? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, यही था ना? इधर देखिएगा, यहां हम लेते हैं टेम्परेचर को और यहां लेते हैं वॉल्यूम को, ठीक है? और इस पर एक ग्राफ मान लीजिए आपको
ये आया, एक ग्राफ ये आया, और एक ग्राफ ये आया। इसको कह दिया P1, इसको कह दिया P2, और इसको कह दिया P3। तो आपसे पूछेगा कि बताइए एट कांस्टेंट मास एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये ग्राफ तो उसी पर खिंचाता है, बताइए किस समय प्रेशर डिफरेंट ज्यादा बड़ा होगा और किस समय छोटा होगा, या प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, कैसे निकालेंगे? देखो एक चीज बताओ, सुनो पहले, इस तरह के क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं ये सुनो। ये ग्राफ किसके किसके बीच है? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच। अब हमको देखना है कि P1 P2 P3 में कौन बड़ा है कौन छोटा। हम टेम्परेचर को भी बढ़ाते रहें, प्रेशर को भी बढ़ाते रहें, तब बताइए पता चल पाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेम्परेचर को स्थिर कर दीजिए, टेम्परेचर को कहीं पर ना आप कांस्टेंट कर दीजिए। टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपने मन में सोचना पड़ेगा कि एक इमेजिनरी लाइन हम डाल देते हैं। जैसे मान लो कि हम यहां पर एक इमेजिनरी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं। अब आप ये बताइए कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर टेम्परेचर तीनों ग्राफ का स्थिर हो गया कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर तीनों ग्राफ का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब आप बताइए कि तीनों का जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या तीनों ग्राफ का वॉल्यूम ही कांस्टेंट है? नहीं, इसका वॉल्यूम यहां है, इसका वॉल्यूम यहां है और इसका वॉल्यूम यहां है। बताइए कौन वॉल्यूम सबसे ज्यादा है? ऊपर वाला, यही ना वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। अब बताइए प्रेशर यदि ज्यादा रहेगा तो वॉल्यूम कम होगा, ये बात तो हम पहला बॉयल्स लॉ में पढ़े हैं। और प्रेशर यदि कम रहेगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम यहां पर सबसे ज्यादा कम है, इसका मतलब है कि P1 सबसे ज्यादा है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच उल्टा संबंध होता है। तो इस तरह से हम सोच के निकालते हैं कि कौन ज्यादा बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो बताइए किसको हम बड़ा कर दें? यहां पर हम कह सकते हैं P1 P2 P3। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड भी है इसको समझने का। एक मिनट रुकिए, इसका दूसरा मेथड समझिए। इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है, दो सबका एंगल अलग अलग है। थीटा कहां सबसे ज्यादा है? P3 के केस में, है ना। अब आप ये बताइए कि टेन थीटा जो होता है ये स्लोप है, और ये स्लोप जो है वो K है, और जो K है वह NR/P है। समझ रहे हैं आप? तो K ही स्लोप है, और स्लोप कम तब होगा जब थीटा कम हो, स्लोप ज्यादा तब होगा जब थीटा ज्यादा हो। तो हमको ये चेक करना है कि K कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है। इस ग्राफ से हमको दिख रहा है कि इसका स्लोप, बताइए ये ग्राफ, इसको ग्राफ 1 समझिए और इसको 3, किसका स्लोप ज्यादा है? P3 वाला, दूसरा का, तो तीसरा का। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि उसका स्लोप ज्यादा है, और K ज्यादा कब आएगा? जब प्रेशर कम हो। इसका मतलब है कि P3 कम है। समझ रहे हैं? मतलब बहुत तरह से नहीं, ये कॉम्पैक्ट तरीके से उलझा हुआ रहता है। यदि आप नहीं समझेंगे तब, समझेंगे तब आपको सब कुछ लगेगा कि हाँ एकदम क्लियर है, ये ऐसे ही तो होना है। आप अलग अलग मेथड से इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। आप इसको देख लीजिए, इसका एंगल सबसे कम है, इसका मतलब इसका स्लोप सबसे कम है। इसका स्लोप कम इसलिए है क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा है इसलिए ना स्लोप कम है। तो प्रेशर ज्यादा है तो P1 सबसे ज्यादा बड़ा हो गया, P2 से छोटा हो गया, P3 उससे छोटा हो गया। समझे? उतारेंगे इसको। विभूति पूछता है कि पूछता कहां है? क्या रे, इंटर ये मैट्रिक के बाद कोई एग्जाम दिया है अभी तक? नहीं दिया? ओलंपियाड वाला दिया था? पढ़ो न, कहां कहां पूछता है सब पता चल जाएगा, कहां नहीं पूछता है। हालांकि अभी तो मेन से इसको हटा दिया है, तो आपका ये क्वेश्चन थोड़ा जायज है।
बहुत सारे टॉपिक को मेन से हटा दिया है। एक्चुअल में हटाना भी चाहिए था, केमिस्ट्री का सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है, पागल कर देता है पढ़ाते पढ़ाते। अकेला आदमी यदि फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब पढ़ाए ना तो सनक जाएगा। हम लोग पागले रहते हैं, हाँ गिल्ले हैं आधा, तो आधा दिमाग तो आप लोग हमारा खा जाते हैं इसे हल्ला करने में। देखता नहीं, रोज 5 मिनट 10 मिनट समझाने में खाली लगता है कि तुम लोग को पढ़ना चाहिए। ऐसा बकलोल सब आया है। इसका दूसरा चेंज करें इसको, इसका दूसरा लिखिए ग्राफ। क्या था, वी बाई टी था ना, वी बाई टी वर्सेस टी। वी बाई टी वर्सेस टी में आप क्या किए थे याद कीजिए। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ओरिजिन से नहीं पास किया था ना, ये पास किया था। ये ग्राफ था ना रे। इधर हम लोग लिए थे वी बाई टी और ये लिए इसका, तो इसको तो बताए भी थे उस समय। बताइए, ये प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 है और ये प्रेशर P3 है। कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? यहां पर केस सबसे कम है। केस जहां सबसे कम होगा वहां प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। यानी यहां पर P1 बड़ा है, P2 छोटा है, P3 उससे भी छोटा है। अब पकड़ने लगा तुम लोग। तो इस तरह से समाप्त हुआ चार्ल्स लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड लॉ। कंबाइंड लॉ में चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट पढ़ेंगे। आइए सब न हो जाएगा। कंबाइंड फॉर्मेट ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। कंबाइंड फॉर्मेट ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। बताइए, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या पढ़े थे वहां? वो संबंध किसके किसके बीच था? नो, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच। आपको बताया गया था कि प्रेशर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, या इसी को उल्टा करके भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। दोनों तो एक ही बात है, एक के बढ़ने से दूसरा घटता है। तो हम यहां पर पहला लिखते हैं वॉल्यूम इज इनवर्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे थे ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे होंगे तो 1 बाई कुछ बोल रहे होंगे। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय पी, और नहीं तो इसी को बोल सकते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये कब होता था? एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर। ये कौन सा लॉ है? ये है बॉयल्स लॉ। तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं ना आ रहा, कुछ नहीं बुझा रहा होगा, क्लास काहे छोड़ दी? यूट्यूब पर पब्लिक मोड में दोनों लेक्चर है इसका, गैस एसिस्टेड का। यदि पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट है यदि, तो उसको जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी तुरंत पढ़े थे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कब? एट कांस्टेंट मास एंड प्रेशर। ये कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ। अब आप देखिए तो इस दोनों में कॉमन क्या है? मास। बदल गया कौन कौन चीज? टेम्परेचर और टेम्परेचर एंड प्रेशर। तब हम कह सकते हैं एट कांस्टेंट मास, क्योंकि दो एक को चीज कांस्टेंट, इट मींस एट कांस्टेंट मास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो कंबाइंड फॉर्मेट में हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों के प्रोडक्ट का भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा T बाय पी। क्या मानते हैं कि नहीं? यही इसका कंबाइंड फॉर्मेट है। और यदि ये कंबाइंड फॉर्मेट है तो आगे हम क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू के टी बाई पी। अब बताइए,
रुकिए, आप यहां पर लिख देते हैं एट कांस्टेंट मास, यहां भी लिखेंगे एट कांस्टेंट मास। यहां पर सिर्फ मास कांस्टेंट है, बाद बाकी कोई कांस्टेंट नहीं है। अरे कंडीशन तो सामने दिख रहा है। कौन? टेम्परेचर प्रेशर यहां पर है, टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो रहा है। हम अब सिर्फ कांस्टेंट मास की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर अब कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए ना टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कैसे है, इधर देखिए, यहां देखो, ये पी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पी भी, और टेम्परेचर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाई टी, बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगा तो इसी को हम लोग के भी कहते हैं, सॉरी के। तो यहां से पी भी बाई टी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। और यदि पी भी बाई टी बराबर कांस्टेंट हो गया, तब तो पी वन वी वन बाई टी वन बराबर लिख सकते हैं पी टू वी टू बाई टी टू। इस रिलेशन का यूज हम सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब गैस का मास क्या हो, कांस्टेंट। तो आप जो खोज रहे थे कि प्रेशर वॉल्यूम कहां गया, कहीं नहीं गया, वो बदल रहा है। आई बात समझ में? अब जैसे इस पर तुम क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या करेगा, इधर देखो, सुनना ध्यान से, इधर इधर देखो सब लोग। मान लीजिए आपको कहा कि एक कंटेनर है जिसमें एक फिक्स मास है गैस का, मास को कांस्टेंट कर दिया। कहा कि इनिशियल प्रेशर इसका था 2 atm, इसका इनिशियल वॉल्यूम था 4 लीटर, और अंदर का जो टेम्परेचर था वो था 20 डिग्री सी। 20 डिग्री सी को बदल देंगे तुरंत किस में, केल्विन में। कहेगा कि इसके बाद इस गैसियस सिस्टम पर एक्सटर्नल कुछ वर्क किया गया, काम किया गया, और काम यह किया गया कि इसके प्रेशर को बढ़ा के कर दिया गया 8 atm, ठीक है, और टेम्परेचर को घटा के कर दिया गया 10 डिग्री से। तो बताइए अब उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बताइए। तो क्या क्या दिया और क्या क्या पूछ दिया आपसे, इस सब जो दिया है, इस सब P1 V1 T1 है, और दूसरी बार आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी V2 पूछ रहा है, P2 और T2 दिया हुआ है, तो वेरी कर रहा है तब तो उसको लिखा है। तो इस चीज का यूज हम चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ के कंबाइंड फॉर्मेट पर कर सकते हैं। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एट कांस्टेंट मास P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ठीक है, उतारिए। ये था कंबाइंड फॉर्मेट ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे गेलो-सैक लॉ। भन बना रही है कहती है कुछ ना। अब तुम लोग के बैच में एक बेंच पर मात्र 2 को बैठने देंगे, और दोनों सब इधर उधर बैठेगा, पूरा क्लास में फैल में बैठेगा। इतना ज्यादा खिस्सा करता है, इतना, हर बैच का स्थिति, आज 8 से 9 में पकड़ के पहट दिए हैं सबको, बहुत मार मारे हैं। लाठी करने गया, गया क्या? नहीं, वहां है, वहां रखा हुआ है। हम 3 बार समझाए, एक्चुअल में हो क्या था, सफोकेशन हो रहा था क्लास में, बहुत, इतना ना बच्चा है उस बैच में, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो विंडो बंद था, मतलब पूरा सीट फुल रहता है उसमें, कोई जगह खाली नहीं रहता है, और वो सीट वो विंडो बंद था, पर्दा लगा हुआ था। हम भी क्लास में आए तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, चूंकि एग्जॉस्टिंग सिस्टम सब बंद था तो कहाँ से वो काम करता। उसमें हम लाइट दिए उस चारों एग्जॉस्टर में, वो एग्जॉस्टर उल्टा लगा हुआ है, बाहर के फ्रेश हवा को अंदर करता है, एक बड़ा वाला फैन लगता है जो बाहर करता है हवा को। तो हम देखे कुछ परेशानी हो रही, बच्चा सब भी बोला, तो उसको हम क्या किए, बोले अच्छा ठीक है 2 मिनट हल्ला मत करो, उसका लाइट वाला को हटा दिए, ट्यूब वाले को, और इसको जोड़ दिए। इस दौरान इतना हल्ला किया, खूब हल्ला किया,
अंत में हम उसको ठीक कर दिए, सारा सिस्टम ठीक हो गया। इसके बाद पढ़ाना शुरू किए तो मतलब चुप हो ही नहीं रहा है, चुप हो ही नहीं रहा है। बोले चुप हो क्या कर रहा है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि पढ़ाना शुरू करें कि बैठे। फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद किसी तरह पढ़ाई शुरू किए। अब पढ़ाई शुरू किए तो बोल रहे हैं कि चुप हो जाओ, लेकिन नहीं, मान ही नहीं रहा है, नाटक किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। अंत में गुस्सा के बोले क्या कि अब एक शब्द मुंह से कोई निकाला, पकड़ के फाड़ना शुरू करेंगे शरीर। तब तनी देर चुप हुआ, लेकिन तब तक हमको गुस्सा आ गया था। और जब एक बार गुस्सा आ गया, तब वो जब तक अब बाहर होगा नहीं तब तक तो कोई उपाय है नहीं। अब तो किसी भी हाल में पीटना ही था, चाहे वो शांते काहे नहीं रहे, काहे कि जब तक पीटते नहीं तब तक हम ही बेचैन हो जाते, अलबला रहते, अकबका रहे थे हम मारने के लिए। अब हमको एक बहाना चाहिए था मारने के लिए। बस क्वेश्चन बताना शुरू किए, जैसे नहीं बता रहे थे क्वेश्चन जो आया था, बोले कि सब लोग असाइनमेंट निकालो, तो सब मुंह दिख रहा है असाइनमेंट लाया रे लाया, ओ असाइनमेंट नहीं लाया है। जिसके जिसके पास नहीं असाइनमेंट, खड़ा हो। कुछ खड़ा हुआ, कुछ बैठल रहा, अंधाधुंध मारना शुरू किए, पूरे क्लास को पीटे। अब बाद में बोले कि जो पिटाई की है ना, तब मेरा आत्मा तृप्त हुआ, मन बहुत शांत हुआ। और तब उसको बोले कि तुम लोग को जो मार लगा है वो असाइनमेंट के लिए थोड़े मार लगा, हमको मारना था, मारे इसीलिए मारे क्योंकि मेरा मन अब कर गया था मारने का, क्योंकि तुम लोग स्थिर तो रहते नहीं हो, दिमाग को फ्रस्ट्रेट करोगे तो ये सब झेलना पड़ेगा। क्या हुआ, क्या बोल रही है? H2O ले लीजिए, वैसे थोड़े होता है। चलिए हीरिंग डालिए, गैलिसाइक लॉ। यह है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट मास एंड वॉल्यूम। तनी बताइए तो इस रिलेशन में और पिछला जो चार्ल्स लॉ पढ़े थे उसमें क्या अंतर है? उसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन था, ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है। वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट, ये प्रेशर कांस्टेंट था, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है। और एकदम एग्जैक्टली सेम बात है, लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of a given mass of gas is directly proportional to absolute temperature. According to this statement, pressure is directly proportional to T. कब? At constant mass and volume. तो बताइए P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KT। लिखते जाइए साथ साथ। तो यहां से P बाई टी बराबर के लिख सकते हैं। इट मीन्स P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट मीन्स P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2 एंड सो ऑन। कैसा लिख सकते हैं कि नहीं? यानी अलग अलग प्रेशर, अलग अलग टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। क्या है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, दोनों का रेशियो स्थिर रह जाएगा। अगेन पी भी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। टी को इधर लाइए तो हो जाएगा P बाई टी, भी को इधर लाइए तो ये हो जाएगा एन आर बाय
वी। पी बाई टी किसके बराबर हो गया, के। पी बाई टी इक्वल टू के एन आर बाय वी, यानी इस बार के किसके बराबर है, एन आर बाई वी के। वहां पर किसके बराबर था, एन आर बाई पी के। अभी जो आप पिछला ग्राफ देख रहे थे, आप देख रहे थे चार्ल्स लॉ, ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ एट डिफरेंट प्रेशर, याद है। इसमें देखें ग्राफ ऑफ गैलोसाइक लॉ एट डिफरेंट वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम अलग अलग होगा, पूछेगा बताइए वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा। एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट होगा इसका, खाली प्रेशर वॉल्यूम में बदल जाएगा। क्या कोई दिक्कत है यहां तक, लिखिए हीटिंग ग्राफ ऑफ गैलोसाइक लॉ। ग्राफ कल करें क्या इसको, कल आइडियल गैस इक्वेशन तक पहुंचा देंगे कल। अच्छा कल संडे कोई क्लास नहीं, मंडे को, ठीक है।